तो मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली ट्रांजिस्टर का मतलब है एक 3 टर्मिनल डिवाइस होगी, 2 एन टाइप के बीच में एक पी टाइप को लेकर के या 2 पी टाइप के बीच में एक एन टाइप को लेकर के हम एक ट्रांजिस्टर को फॉर्म करते हैं। एमीटर बेस कलेक्टर 3 टर्मिनल होने वाले हैं। एमीटर बेस कलेक्टर में इन तरह का डिफरेंस हमें मिलेगा। कलेक्टर का साइज लार्जेस्ट होगा, बेस का स्मॉलेस्ट होगा एंड एमीटर का बेस से ज्यादा, कलेक्टर से छोटा साइज। डोपिंग का भी मैंने इस तरह का ही आपको बताया कि इस तरह का कुछ हम यहाँ पे पैरामीटर रखते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में किसी ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझें अगर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर को ले लिया है अभी एग्जाम्पल के लिए। देखिए एक एनपीएन ट्रांजिस्टर मैं ले रहा हूँ। मैंने आपसे बोला दिस इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें ये मैंने आपको दिखाया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर था। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर हमें चार्ज कैरियर्स पता है एन टाइप के अंदर क्या होगा और पी टाइप के अंदर क्या होगा। तो एन टाइप की हमने यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा कि ये एमीटर है, ये क्या है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। साइज को देख करके हम पहचान पा रहे हैं। ओके, तो एक ये टर्मिनल आ रहा है, एक ये टर्मिनल आ रहा है, एक ये टर्मिनल आ रहा है। ओके, डोपिंग का लेवल हमने एमीटर के अंदर हाई कर रखा है। तो हाई करने का मतलब है कि फ्री चार्ज जो इसके अंदर जनरेट हुआ होगा ये ज्यादा होगा कंपेरेटिवली। ज्यादा होने का मतलब है कि अगर मैं दिखाऊं चार्जेस को, तो इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज क्या दिए, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। काफी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी होगी यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। बताइए समझ पा रहे हैं ना? ऑब्वियसली कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी हैं, कुछ होल्स भी हैं, बट होल्स की क्वांटिटी बहुत कम होगी। ओके, पी टाइप के अंदर क्या हो रहा है, पी टाइप की डोपिंग हमने बहुत ही स्मॉल कर रखी है। तो इसके अंदर पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, होल होता है। तो होल है तो, बट होल्स वो बहुत कम है। ओके, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ये जो डॉट डॉट है, सॉलिड डॉट है, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये जो सर्कल है स्मॉल, इसको मैंने होल बोला हुआ है। एन टाइप के अंदर अगेन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, बट डोपिंग हमने काफी कंपेरेटिवली टू एमीटर हमने डोपिंग कम कर रखी है। तो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके अंदर कुछ ऐसा केस बन रहा है। बताइए समझ पा रहे हैं ना? ऑब्वियसली मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होंगे, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी मैंने दिखा दिया। क्या आप समझ पा रहे हैं डोपिंग से क्या फर्क आ रहा है? यस सर। ऐसा कुछ बन रहा है। ये जो सॉलिड डॉट है ये इलेक्ट्रॉन्स को मैंने दिखाया हुआ है। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट था। देन यहाँ पर ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाती है इन केस ऑफ डायोड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स जो पी टाइप के होल्स थे, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स से डिफ्यूज हुए होंगे। तो एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म हुई होगी जहां पर कोई भी नेट चार्ज नहीं रहा हो, मतलब सॉरी, जहां पर एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी। एंड यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ओके, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी उसका भी नेचर हमको डायोड के अंदर पता है कि पी टाइप से होल्स से डिफ्यूज हो गए होंगे तो नेगेटिव आयंस बचे होंगे पी टाइप में। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स थे, वो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिफ्यूज हो गए होंगे होल्स से, तो इधर पॉजिटिव आयंस बचे होंगे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आयन की तरफ फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही होगी। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट डायोड के अंदर होता था। अभी हम उतना डीप में नहीं जा रहे हैं, वो हमने पढ़ा हुआ है। तो ये दो डिप्लेशन लेयर थी। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको ये जो जंक्शन दिख रहा है, इस जंक्शन में मैंने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है। देखिए दो बैटरी मैंने कनेक्ट की हुई है। दो टर्मिनल एमीटर एंड बेस जो थे इनके बीच में मैंने एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की हुई है। स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी जनरली हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। इस बैटरी को हम बोलते हैं VEE एंड इस बैटरी को जनरली हम बोलते हैं दिस इज VCC। बहुत तरह से हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। तो अभी एक जनरल वर्किंग के अंदर हम ऐसा कुछ करते हैं।
ओके, ये वाला जो जंक्शन है एमिटर एंड बेस जंक्शन, उसको मुझे फॉरवर्ड बायस करना है। तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए एन को मैं नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा, पी को मैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा, पी को हाई पोटेंशियल पे ले जाना होता है। तो अभी यहाँ पर बैटरी की पोलैरिटी देखिए, इसका जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो बी से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल एन से कनेक्टेड है। समझ पा रहे हैं? तो अभी ये वाला जंक्शन कैसा है, फॉरवर्ड बायस्ड, एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड मैंने किया हुआ है। एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन कैसा है, तो ये एन टाइप को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जंक्शन तो रिवर्स बायस्ड है। ओके, अभी क्या होगा, जैसे ही मैं इस सेटअप को, इस सर्किट को यहाँ पर सेटअप करूंगा, यहाँ पे मैंने एक की भी दिखा दी है कि पहले मैंने अरेंजमेंट बनाया, देन यहाँ पर ये एक मैंने स्विच लगा रखा है, ठीक है, स्विच एस है। जैसे ही मैं स्विच को यहाँ पर क्लोज करूंगा, वैसे ही देखिए क्या होने वाला है। आपको यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, उसके कंपेरेबली यहाँ पर पी टाइप में पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली इस एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट होंगे इस तरफ। समझ पा रहे हैं? आपने इस एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो ये लो पोटेंशियल पे है, तो इलेक्ट्रॉन्स को लो पोटेंशियल से अभी मूव करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करें, तो इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पर इस तरफ मूव करने की, ड्रिफ्ट करने की टेंडेंसी आई होगी। ओके, है ना। अब जब ये इस तरफ मूव करेंगे, तो मूव करते करते ये यहाँ पर पहुंचे, इस देखो यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस था, ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पी टाइप वाले रीजन पे पहुंचे। बट जब इस रीजन में पहुंचे, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि लो डोपिंग की वजह से जो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन था वो बहुत ही स्मॉल था। तो इन इलेक्ट्रॉन्स में से बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर प्रेजेंट होने वाले होल्स पे डिफ्यूज होंगे। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो इस पी टाइप रीजन को भी क्रॉस करते हुए कहां पर एंटर कर जाते हैं, एन टाइप के अंदर। यहां से एक्सलेट होते हुए आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनमें से कुछ, दैट मीन अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स चले, उसमें से कुछ परसेंट इलेक्ट्रॉन इस पी टाइप के अंदर डिफ्यूज हो गए, एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस पी टाइप रीजन को क्रॉस करते हुए कहां पर आ गए, एन टाइप के अंदर। अब जब एन टाइप में ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो एन टाइप में यहाँ पहुंचते ही हमें दिख रहा है कि हमने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है वीसीसी, एंड ये जो बैटरी है इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है यहाँ पर इस एंड से। इस एंड से कनेक्ट होने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जब एन टाइप के अंदर पहुंचे होंगे, तो फर्दर यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये किधर जाएंगे बताइए, एक्सेलरेट होते रहेंगे एंड मूव करते हुए बैटरी में इधर पहुंच गए। ओके, समझ में आ रहा है क्या पूरा का पूरा मैकेनिज्म। तो अभी यहाँ पर हमने बेस का साइज स्मॉल लिया है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो एमिटर साइड से एमिटर से मूव करना स्टार्ट किए थे, वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बेस को क्वालिफाई करते हुए कलेक्टर तक पहुंच जाए। ओके, तो मैंने इसलिए साइज भी हम लोगों ने स्मॉल लिया हुआ है बेस का, एंड डोपिंग भी हमने स्मॉल कर रखी। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए और यहाँ से मूव करते हुए इस जंक्शन के थ्रू ऐसे लौटे, तो पता बैटरी तो हमेशा एक क्लोज सर्किट में चार्ज को मूव कराती है, तो ये वापस भी लौटेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले थे, देखो मैं पाथ दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले थे, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिफ्यूज हुए। अब डिफ्यूज होने का मतलब है कि चार्ज तो उतना ही लौटना है बैटरी में, इस बैटरी से जितना चार्ज गया था उतना तो लौटना है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वापस भी लौटेंगे। तो यहाँ पे जो डिफ्यूज होंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन भी मेंटेन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स वापस से यहाँ से लौटेंगे। तो अभी चार्ज का फ्लो देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मैं दिखा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कुछ इस तरह का हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कुछ इस तरह से हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, ये उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, एंड बाकी के इलेक्ट्रॉन जो ऐसे गए थे वो ऐसे गए, एंड दोनों तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन वापस से रिकम्बाइन हो रहे हैं, एंड फिर से यहाँ पर साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। चार्ज तो हमेशा एक फ्लो साइकिल में ही फ्लो कर रहा है ना। तो इस तरह से लगातार इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है पूरे के पूरे पार्ट में। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मैंने ये दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का ये फ्लो दिखा रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन ये है, तो करंट किधर फ्लो हो रहा है। तो आप बोलोगे कि भाई अगर करंट देखें
तो सारी ब्रांच में देखिए, सारी ब्रांच में देखिए इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो मतलब क्या हुआ, एक करंट इधर गया होगा। ये कलेक्टर साइड से करंट आ रहा है, इसलिए हम इसको आईसी बोलते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे थे, तो इस तरफ जो करंट गया होगा वो बेस करंट होगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन ये करंट बेस के थ्रू आ रहा है, तो इसको हम बेस करंट बोलते हैं। एंड दोनों से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होकर के ऐसे लौट रहे थे, तो इधर से आने वाला करंट एमीटर करंट है। बताइए, तो आप बोल सकते हो कि अगर करंट को देखें तो यहाँ से आईबी आई है, यहाँ से आईसी आई है, दोनों कंबाइन होकर के आईई करंट यहाँ पर जा रही है। ओके, समझ में आ रहा है क्या ये पॉइंट? तो आईई इक्वल है आईबी प्लस आईसी के। ये रिजल्ट हमेशा वैलिड रहने वाला है ट्रांजिस्टर के केस में। ठीक है, ये मैंने आपको एक नॉर्मल वर्किंग समझाई हुई है कि हम जनरल वर्किंग में एमीटर बेस जंक्शन को, अभी यहाँ पर हमने बेस को कॉमन कर रखा है, तो एमीटर बेस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस रखते हुए एंड कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखते हुए देखें तो हमें इस तरह का कुछ यहाँ पर मूवमेंट चार्जेस का दिखने वाला है, उसके बेसिस में हमें ये रिलेशन मिल रहा है। बट अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अलग अलग अरेंजमेंट बनाते हैं हम, अलग अलग कनेक्शंस बनाते हैं। ओके, अभी इस ट्रांजिस्टर को, अब हमें सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर लगाने होंगे अगर कहीं पर, तो हम इतना बड़ा डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंबल यूज करते हैं। सिंबल क्या होता है ट्रांजिस्टर का, तो इस तरह के सिंबल यूज करते हैं। देखिए ये एक सिंबल यूज किया हुआ है। ओके, करंट की आपको सिंबल दिया जाएगा, उस सिंबल के अंदर आपको सिर्फ एसिड एक्शन दिखाई गई होगी करंट की, और कुछ नहीं बोला जाएगा आपसे कि ये क्या है। तो आपको सिंबल को देख करके पहचानना होगा कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर ये जरूर लिखा होगा दिस इज ई बी सी, दिस इज ई बी सी। ट्रांजिस्टर को हम पहचान सकते हैं करंट का सिंबल देख करके। देखिए एमीटर की तरफ से करंट बाहर निकल रहा है अगर, तो वो कौन सा ट्रांजिस्टर था अभी, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये जो सिंबल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ, दिस इज द सिंबल फॉर द एनपीएन ट्रांजिस्टर, क्योंकि करंट एमीटर साइड से बाहर निकल रहा है। ओके, एंड अगर आप पीएनपी ट्रांजिस्टर लेते तो हर एक पॉइंट पर चार्जेस का नेचर चेंज हो गया था। पीएनपी के अंदर पी टाइप में होल्स होते, बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते, देन अगेन कलेक्टर के अंदर होल्स होते मेजॉरिटी चार्ज के लिए। करंट का सेंस पूरा चेंज हो जाता। करंट का सेंस अपोजिट होने का मतलब कि एमीटर से करंट एंटर करता, उसमें से कुछ पार्ट बेस के थ्रू जाता एंड कुछ पार्ट कलेक्टर के थ्रू जाता। समझ पा रहे हैं क्या? करंट की डायरेक्शन पूरी रिवर्स हो जाती। तो इन दैट केस करंट के लिए मैं अगर आपको दिखाऊं इसी के अंदर, तो करंट ऐसे यहाँ से एंटर कर रहा होता, उसमें से कुछ पार्ट इधर चला जाता है एंड कुछ पार्ट इधर चला जाता। ओके, तो अब जब आप पीएनपी के लिए ड्रॉ करेंगे, सारा मैकेनिज्म ऐसे ही रहने वाला है। एक जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखिए, दूसरे रिवर्स बायस रखिए, आपको खुद ऐसा ही दिखेगा रेंज में। तो इस केस में एमीटर से करंट एंटर कर रहा था, एमीटर से करंट एंटर करता अगर, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो सिंबल मैंने दिखाया हुआ है, इस सिंबल के अंदर आपको दिख रहा है एमीटर से बेस की तरफ करंट जा रहा है, तो दिस इज द सिंबल फॉर द पीएनपी ट्रांजिस्टर। बताइए, नेक्स्ट केसेस है कि ट्रांजिस्टर के अंदर हमें तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हैं। configurations of a transistor. So simply हमें तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हैं। हम
ट्रांजिस्टर को 3 तरह से यूज कर सकते हैं। कैसे कि मैंने एक अरेंजमेंट जो आपको ये बना के दिखाया था एनपीएन ट्रांजिस्टर के रिगार्डिंग, ई बी सी, एक अरेंजमेंट ऐसा बनाया जा सकता है। दिस इज ई बी सी एंड एनपीएन ही मैंने लिया हुआ है। एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिया जा सकता है। दिस इज ई बी सी। देखिए ऐसा एक अरेंजमेंट बनाया। क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है तीनों अरेंजमेंट के अंदर? क्या डिफरेंस दिख रहा है तीनों के अंदर आपको? कि फर्स्ट अरेंजमेंट है दिस इज अ कॉमन एमीटर configuration. Second is common base configuration. And third one is common collector configuration. ठीक है क्या? तीन अरेंजमेंट में हम किसी भी ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हैं एंड इन तीन अरेंजमेंट के साथ साथ और भी कई सारी वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कि अभी लेट अच्छा तीनों में से देखें तो तीनों में से कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन अपने सिलेबस में है, ठीक है, मतलब सिलेबस में रहती है। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको दिख रहा है ना, मैंने गलत लिख दिया है, ये कॉमन बेस था पहला वाला, दिस वाज द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें बेस कॉमन था, ये कॉमन एमीटर था। ओके, कॉमन एमीटर ये वाला है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में से कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन अपने सिलेबस में होता है। तो अभी मैंने आपके सामने ये जो डायग्राम बनाया है, ये तो एक इसका अरेंजमेंट है कि हमने कॉमन क्या कर रखा है। देन इसके साथ भी हम इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस कर ले सकते हैं ट्रांजिस्टर के बाय चेंजिंग द पोलैरिटी। यहाँ पर आपको जो जंक्शन दिख रहा है, एक जंक्शन ये वाला है बेस एंड एमीटर के बीच में, एक जंक्शन ये वाला है कलेक्टर एंड एमीटर के बीच में। हम बेस एंड एमीटर के बीच में जो जंक्शन बन रहा है उसको फॉरवर्ड बायस कर दें, कलेक्टर एंड एमीटर के बीच के जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दें, तो हमें कुछ और डिफरेंट केस मिलेगा। बेस एंड एमीटर के बीच वाले जंक्शन को हम रिवर्स बायस कर दें, एमीटर एंड कलेक्टर वाले के जंक्शन को उसको रिवर्स बायस कर दें, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस ऐसे मिलते हैं। क्लियर है क्या? बताइए, समझ पा रहे हैं? तो अभी मैं यहाँ पर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें दो जंक्शन मुझे दिख रहे थे, एक एमीटर और बेस जंक्शन है, एक कलेक्टर एंड बेस जंक्शन है।
ठीक है। एंड इन दोनों जंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बेसिस पे हम ट्रांजिस्टर की स्टेट डिफाइन करते हैं कि ट्रांजिस्टर किस स्टेट में है। इसको समझते हैं, देखिए अभी इसको समझते हैं क्या है इसका मतलब। देखिए, अगर हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दें, फॉरवर्ड बायस्ड कर दें एंड कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस्ड ही रखें, जैसा कि जनरल वर्किंग के अंदर हमने देखा था अभी, एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस कर दिया, एक को रिवर्स बायस कर दिया है, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज द एक्टिव स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर। क्या है ये? एक्टिव स्टेट। मतलब समझेंगे अभी क्या है एक्टिव स्टेट का क्या मतलब है। अगर हम इसको रिवर्स बायस्ड कर दें एंड इसको फॉरवर्ड बायस्ड कर दें, उल्टा कर दिया हमने, फॉरवर्ड बायस कर दें, इसको रिवर्स फॉरवर्ड बायस कर दें, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज इनवर्स एक्टिव स्टेट, इनवर्स एक्टिव स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर। अगर हम इसको रिवर्स बायस्ड कर दें एंड हम इसको भी रिवर्स बायस्ड कर दें, तो दिस इज कॉल्ड द कट ऑफ स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर। एंड अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस्ड कर दें इस जंक्शन को एंड इसको भी फॉरवर्ड बायस कर दें, दैट मीन दोनों जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज सैचुरेशन स्टेट। क्या है ये? सैचुरेशन स्टेट है ट्रांजिस्टर की। ओके, अभी ये क्या है इनको समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ट्रांजिस्टर के कुछ यूजर्स पे बेस्ड है। तो उसमें से एक है
सर वॉइस नहीं आ रही है। ओह, अभी यहाँ पर मैंने ये एक डायग्राम बना दिया है। आपको डायग्राम तो दिख ही रहा होगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर मैंने लिया हुआ है। एमीटर बेस जंक्शन पे मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है जिसको मैं इनपुट रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। बैटरी को हम यहाँ पर स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी में वीबीबी से डिनोट करते हैं। बेस पे कनेक्ट कर रखा हमने इसको। यहाँ पर सिमिलर मैनर में हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है। दिस इज द रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं आर आउट या सिंपली लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं हम इसको। ओके, एंड यहाँ पर मैंने ये एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। इस बार मुझे ऐसे एक बैटरी कनेक्ट करनी पड़ रही है। ये है वीसीसी। अच्छा, ये जो वीबीबी है एंड जो वीसीसी है, हम दोनों को वेरिएबल लेके चल रहे हैं। हम दोनों को चेंज कर करके अलग अलग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। तो ये भी वेरिएबल है एंड ये भी वेरिएबल है। दोनों वेरिएबल बैटरीज हमने ली है। हम चेंज करा सकते हैं इनका ईएमएफ अपने अकॉर्डिंग। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल आएगा, दिस इज वीबीई। बताइए, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल आएगा ये क्या होने वाला है? वीबीई, बेस एंड एमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। एंड इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल आएगा, दिस इज वीसीई, कलेक्टर और एमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर इस वाले जंक्शन को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है तो दैट कि थोड़ा इजी हो जाएगा पोटेंशियल्स को जज कर पाना। ओके, ठीक है। यस सर। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के लिए हम यहाँ पर कुछ ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनाने जा रहे हैं। हम दो ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, अभी यहां से करंट आती है आई, यहां से करंट एंटर करती है आई बी, एंड यहां से करंट एंटर करती है आई सी। ये दोनों कंबाइन होते हैं, देन आई करंट फाइनली फ्लो करती है यहाँ पे थ्रू एमीटर। ओके, अभी यहाँ पर देखो बेटा, ये जो बेस वाला जंक्शन है, यहाँ से जो करंट एंटर करती है उसको हम बोलते हैं दिस इज इनपुट करंट। इस केस में बेस से जो करंट एंटर कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज इनपुट करंट, क्योंकि यहाँ पर हमने इनपुट रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, यहाँ पर हम इनपुट सप्लाई दे सकते हैं, तो ये इनपुट करंट। तो आई बी इज द इनपुट करंट। ओके, एंड यहां पर हमने क्या किया? आई बी एंड वी बीई, इसकी बात कर रहे हैं हम। बेस एमीटर के बीच में जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ओके, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, कीपिंग वी सीई कांस्टेंट। हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाना है कि वीसीई की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। वीसीई को कांस्टेंट रखते हुए, दैट मीन हम अगर देखें तो आउटपुट सर्किट है ये वाला, ये आउटपुट सर्किट है, ठीक है। इस आउटपुट सर्किट के अंदर हम बोल रहे हैं कि वीसीई की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हुए सिर्फ और सिर्फ आईबी एंड वीबीई के बीच में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम इसको देखना चाहते हैं। ओके, तो हमें जो ग्राफ बने मिलेगा आईबी एंड वीबीई के बीच का, दैट इज कॉल्ड द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, कैसे बना रहे हैं? तो मैंने यहाँ पर अब ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमने पुट करके देखी है, आप बोल सकते हैं। देन हमें ये ग्राफ मिला हुआ है। ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा हमको।
फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रखा है इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। दिस इज VEB, VBE मतलब VBE, ओके। ये VBE मैंने ले रखा है, इधर मैंने IB ले रखा है। बेस से आने वाली जो करंट होती है, अच्छा ये एक फैक्ट बेस्ड डाटा है कि बेस से आने वाली जो करंट होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। दैट मीन एमिटर की करंट का हो सकता है ये केवल 2% हो, 5% हो, मैक्सिमम इतना जाता है, तो बहुत स्मॉल करंट होती है। एंड जनरली प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है ये, जनरली यहाँ पर हमें जो करंट मिलती है बेस से वो माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होती है। तो हमने माइक्रो एम्पियर स्केल में ही यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया। ओके, क्या हो रहा है देखिए, हमने देखा कि स्टार्टिंग में जब हमने VB, देखो VB क्या है, तो अगर आपको मैं डायग्राम दिखाऊं तो VB बेसिकली ये है एमीटर एंड बेस का, जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब ये सिंबल मैंने यूज कर रखा है। तो एमीटर एंड बेस के जंक्शन पर एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म हुई थी, तो उसके अक्रॉस जो हमने वोल्टेज अप्लाई कर रहा था वो है VB। तो आपको पता है कि जब तक एमीटर बेस के कंपेटिबली हाई पोटेंशियल पे नहीं होगा तब तक तो ये जो जंक्शन है ये लॉक रहता है, बताइए, और कोई भी करंट पास नहीं होने वाली। अब कोई भी करंट पास नहीं होगी, दैट मीन IB भी पास नहीं होगी। जब आप एमीटर को बेस के कंपेटिबली हाई पोटेंशियल पे ले जाते हैं तब जाकर के ये जंक्शन अनलॉक होता है एंड करंट को अलाउ करता है। ऐसे ही होता था डायोड के अंदर भी, याद है ना। एंड डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने हुए सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पर VBE की मतलब जो एमीटर बेस जंक्शन पे होने वाला जो ड्रॉप होता था वो डिफरेंट डिफरेंट मिलता था। जैसे जर्मेनियम के लिए 0.3 के आसपास, सिलिकॉन के लिए 0.7 के आसपास, इस तरह से हमें वैल्यूज मिलती थी ना कुछ, बताइए। ओके, यस सर। तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है रफली एक जनरल केस में, कि इनिशियली जब हमने VB की वैल्यू को जीरो रखा हुआ है, करंट तो जीरो था, हमने बढ़ाया VB स्लाइटली, कोई करंट नहीं आया, फिर बढ़ाया कोई करंट नहीं आया, फिर बढ़ाया कोई करंट नहीं आया, फिर हमने देखा कि लगभग 0.6 0.8 है ना, इनके बीच में कहीं 0.7 के आसपास मैंने अभी ले लिया है कि जैसे ही 0.7 के आसपास मैंने करंट को, वोल्टेज को पहुंचाया, वैसे ही करंट बढ़ने लगी, और वो भी बहुत रैपिडली बढ़ी। देन आफ्टर देखो बढ़ भी रही है और बहुत रैपिडली बढ़ी है, हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है। हमने अभी यहाँ पर VCE की वैल्यू को कांस्टेंट रखा हुआ है एंड VCE की वैल्यू मैंने थोड़ी हाई ले रखी है, लेट ये मैंने 10 वोल्ट ले रखी है, लेट हाई हाई वैल्यू मैंने VCE की ले रखी है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे करंट बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते बहुत हाई वैल्यू तक जा रहा है, तो बहुत रैपिडली करंट बढ़ रही है। मतलब करंट नहीं थी जब तक हमने यहाँ पर VCE की वैल्यू, वो जो पोटेंशियल था, कौन सा पोटेंशियल कहते थे, बैरियर पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर तो जब कम था, जब तक जंक्शन पे अप्लाइड पोटेंशियल, तब तक कोई करंट नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने पोटेंशियल बैरियर को क्वालिफाई करा, वैसे ही करंट बढ़ी और बहुत रैपिडली बढ़ी। ओके, तो ये हमें एक पॉइंट यहाँ पर दिखा। ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी समझते हैं कि रैपिडली कैसे बढ़ रही है इतनी, क्योंकि हमने इससे पहले जब डायोड के केस में ग्राफ देखा था तो हमें ग्राफ ऐसा मिला था, याद हो किसी को तो, ऐसा ग्राफ मिला था फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में। अरे कोई सुन रहा है क्या मेरी बात? यस सर। सुनिए, जब हम डायोड के केस में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते थे और हमें ग्राफ ऐसा मिलता था, उसका रीजन क्या होता था कि आप जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जैसे ही आपने स्टॉप, जो बैरियर पोटेंशियल था, पोटेंशियल बैरियर था, उसको क्वालिफाई किया, उसके बाद जंक्शन जस्ट अनलॉक हुआ है, एंड उसके बाद अब जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट फर्दर बढ़ता था। ऐसा ग्राफ हमें कुछ मिलता था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको एक जंक्शन तो ये दिख रहा है जिसको आपने लॉक कर रखा है, जब तक आपने पोटेंशियल बैरियर से कम पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है इस जंक्शन में, तब तक, इस वाले जंक्शन पर, ठीक है, ये लॉक है। एज वेल एज इसके लॉक होने से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इधर जो आपने आउटपुट सर्किट बनाया हुआ है, इसमें भी आपने एक वोल्टेज अप्लाई कर रखा है और 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। तो ये 10 वोल्ट की बैटरी की वजह से IC फ्लो होना चाहता है, बट जब तक ये जंक्शन लॉक है तब तक तो कोई भी करंट नहीं पास होगा, ना ही IC ना ही IB। तो जैसे ही हमने जंक्शन को अनलॉक किया तो IC की वजह से भी कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुआ,
एंड उसके मूवमेंट के इफेक्ट के तौर पे हमें दिख रहा है कि आईबी का जो वैल्यू है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, तो हमें इस तरह का एक यहाँ पर वैल्यू, यहाँ इस तरह के एक चेंजेस दिख रहे हैं। तो ये मुझे अभी एक ग्राफ मिला जिसको हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं। देन ऐसे ही एक ग्राफ और प्लॉट करना है हमको, विच इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर इनपुट सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, इनपुट करंट जो फ्लो हो रहा है वो आपस में इंटरकनेक्टेड आउटपुट सर्किट के साथ। आप जितनी हाई वोल्टेज अप्लाई करते जाओगे, है ना, जितना हाई वोल्टेज आप अप्लाई करते जाओगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर इनपुट करंट में भी आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को देखें हम। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम आईसी, देखो आईसी जो है वो आउटपुट सर्किट से आउटपुट रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज आउटपुट करंट। क्या है ये? आउटपुट करंट है। ओके, तो हम आईसी का वीसीई के साथ वेरिएशन को देखना चाहते हैं। एंड इस बार हमने, जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो हमने इनपुट करंट को, दैट मीन आईबी को कांस्टेंट रखा हुआ है। दैट मीन हम एक ऐसे अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें हमने आईबी को कांस्टेंट रखा हुआ होगा, सिर्फ हम आईसी एंड वीसीई के वेरिएशन की बात कर रहे हैं। ओके, समझ पा रहे हैं? तो हमने यहाँ पर Yes, लेट sir. कुछ वैल्यू ले लिया आईबी की, फिक्स कर दिया। अब हम बार बार उसको मैनेज करके रखे हुए हैं कि आईबी चेंज ना हो हमारे पास। आईबी को हम चेंज नहीं होने दे रहे, मतलब चेंजेस आ रहे होंगे तो हम उसको मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिया हुआ है आईसी, ये मैंने यहाँ पर लिया हुआ है वीसीई। ओके, वीसी जनरली वोल्ट में ही होता है, वोल्ट में हमें मिलने वाला, क्योंकि काफी हाई वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वहां पर। एंड आईसी जो होती है, आईसी, अब आईसी करंट ऑलमोस्ट आईई के इक्वल होती है। मैंने अभी आपको ये पॉइंट एक बताया है, इस पॉइंट को याद रखिए हमेशा कि किसी आई बी इज जनरली very small. So IE is almost IC के इक्वल हम ले लेते हैं कई बार। ओके, लेट अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं एग्जांपल कि ऐसा हो सकता है कि IE का 0.98 टाइम्स IC हो, तो ऑलमोस्ट इक्वल ले लेते हैं। ओके, तो IE एंड IC ये थोड़ी सी लार्ज होती हैं, ये जनरली मिली एम्पियर के ऑर्डर में होती है। फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है ये भी। IC कैसे होती है? मिली एम्पियर के ऑर्डर में चलती है। तो अभी यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हम IB की कोई वैल्यू सिलेक्ट करना है। लेट मैंने IB की एक वैल्यू सिलेक्ट की, तो इनिशियली जब हमने VCE को 0 रखा होगा तो डेफिनेटली IC 0 ही होगा। आपने अगर यहाँ पर VCE को 0 सेट कर रखा होगा तो आपको IC भी 0 मिल रहा होगा ना, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 होगा, तभी तो दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है। तो IC 0 था, IC 0 था अगर, तो इन दैट केस ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? तो आप बोलोगे ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा। देन जब आप IB को बढ़ाएंगे, सॉरी, जब आप VCE को बढ़ाएंगे तो हमने देखा कि ग्राफ कुछ ऐसा बढ़ रहा है। कैसा बढ़ रहा है? कुछ इस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, समझ में? IB को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, हम VCE को चेंज कर रहे हैं, तो हमें ग्राफ में कुछ इस तरह के वेरिएशन दिखते हैं कि हम जैसे जैसे VCE को बढ़ा रहे हैं, ओके, लगातार जो IC है वो भी चेंज हो रहा है, और बट उसका चेंज कुछ इस तरह का है, उस तरह का कुछ ग्राफ मिला। एंड हमने एक चीज और देखी कि अगर हम IB की वैल्यू, लेट पहले केस में मैंने यहाँ पर ले रखी है, लेट IB इज 20 माइक्रो एम्पियर, तो हमें ये ग्राफ मिला। नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, IB की वैल्यू को 40 माइक्रो एम्पियर सेट कर दिया। देन हमने VCE को चेंज करके देखा, हमने देखा कि इस बार ग्राफ कुछ ऐसा आया है। ये IB
इज इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर के करस्पॉन्डिंग ग्राफ आया है। देन हमने वापस से चेंज करके आईबी की वैल्यू को बढ़ाया, आईबी की वैल्यू को बढ़ाया तो हमने देखा ग्राफ चेंज होकर के ऐसा आया इस बार। दिस इज करस्पॉन्डिंग टू आईबी इज इक्वल टू 60 माइक्रो एम्पियर। दैट मीन हम इनपुट करंट बढ़ा रहे हैं। देखिएगा, समझिएगा, ये ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है कि अगर हम VCE की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग IC की वैल्यूज देखें तो जब हमने IB की वैल्यू को 20 माइक्रो एम्पियर ले रखा है तो हमें IC की कुछ ये वैल्यू मिल रही है, लेट दिस इज IC1। जब हमने IB की वैल्यू को बढ़ा दिया तो सेम VCE की वैल्यू पर हमको IC की लार्ज वैल्यू मिली इस बार, समझ पा रहे हैं? एंड जब हमने IB को और बढ़ा दिया तो फर्दर VCE की सेम वैल्यू पर हमें IC की और ज्यादा वैल्यू मिल रही है। तो हमें यहाँ पे एक रिलेशन दिख रहा है कि अगर हम इनपुट करंट की वैल्यू को लगातार चेंज करते जाएं, दैट मीन IB चेंज होगा अगर, तो सेम VCE के करस्पॉन्डिंग आपको IC ज्यादा मिलने वाला है पहले से। ओके, क्लियर है? तो हमें एक इस तरह का रिलेशन यहाँ पे दिखता है कि इनपुट और आउटपुट सर्किट के अंदर एक ये वेरिएशन हो रहा है। देखिए, यूजर्स की बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर के, ठीक है? तो ट्रांजिस्टर के कुछ बेसिक से यूजर्स हैं, उसमें से एक दो यूजर्स देखते हैं। पहला है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। उसमें फर्स्ट यूज है ट्रांजिस्टर एज स्विच। कैसे यूज करना है ट्रांजिस्टर को? एज अ स्विच। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की ही बात करना है कि ये हमने ले रखा है NPN ट्रांजिस्टर। ये E B C, NPN है तो करंट इधर, देन ये एक साइड आ रही है। यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर रखा है। यहाँ से जो करंट आ रही है दैट इज IB, यहाँ से करंट जा रही है IE, यहाँ से करंट आ रही है जनरल कंडीशन में IC। ऐसे ही होता है। यहाँ पे मैंने एक सप्लाई कनेक्ट कर रखी है जिसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज इनपुट सप्लाई, ठीक है? यहाँ पर मैंने सिंपली इनपुट सप्लाई कनेक्ट कर रखी है। मैं अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूँ इस इनपुट सप्लाई को। VBB जिसको बोलते थे उसी को मैंने V इनपुट बोल दिया यहाँ पर, ठीक है? देन यहाँ पर मैंने ये ले रखा है लोड रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं इसको हम कई बार। ये एक बैटरी कनेक्ट कर रखी थी, काफी हाई वोल्टेज की बैटरी लेते हैं कंपेरेटिवली ये, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है ऐसे। दिस इज द VCC, वेरी करा सकते हैं। एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमें टोटल यहाँ पर मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल वोल्टेज, इसको हम बोल रहे हैं दिस इज आउटपुट वोल्टेज। ये आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, ये मैंने आउटपुट वोल्टेज बोल दिया है। देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले तो इनपुट सर्किट को देखिए। इनपुट सर्किट, तो इनपुट सर्किट के अंदर आप बोलोगे कि
इसकी अर्थिंग भी कर रखी है, इस एंड की अर्थिंग भी कर रखी है मैंने। इनपुट सर्किट के अंदर देखिए, अगर इसकी अर्थिंग कर दी है, ये आरबी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वी इन के इक्वल है ना। ये 0 पे था तो ये वी इन है, ये एंड सुन रहे हैं ना मेरी बात। तो वी इन माइनस आई बी आर बी, दैट मीन आई बी इंटू आर बी, ओके क्लियर। एंड देन यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप, ये अब ये तो इसको बताइए वीबी तो हमें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो बैरियर पोटेंशियल होता था, हाई पोटेंशियल होता ना, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप कराते थे यहाँ पर, याद होगा। तो ये माइनस का वीबीई इक्वल होने वाला है 0 के। ये इक्वेशन बन रही है ना। तो यहाँ से वी इन की वैल्यू कितनी मिल रही है, वी इन हमको मिल रहा है, दिस इज आई बी आर बी प्लस वीबीई, दिस इज इक्वेशन 1। ओके बेटा, अब आउटपुट सर्किट को देखो, आउटपुट सर्किट दिख रहा है, आउटपुट सर्किट। आउटपुट सर्किट के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, देखो आउटपुट सर्किट को हम क्या बोल रहे हैं। इसके अंदर ये वाला पॉइंट जो था, ये तो था 0 पोटेंशियल पे, तो ये 0 पोटेंशियल पे था ये वाला पॉइंट, इसका पोटेंशियल कितना होगा, वीसीसी। इसका वीसीसी है, आईसी इधर जा रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया होगा, वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरएल। ओके, देन इसके बाद फर्दर यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप मतलब वीसीई, ये कितना होने वाला है, वीसीई होने वाला है। आवाज आ रही है, देखो क्लियर। तो अभी यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो वी आउट का मतलब है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, एंड इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दिस इज वीसीसी माइनस आरएल माइनस आईसी इंटू आरएल। बताओ, यही तो होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये 0 पोटेंशियल पर है, ये वीसीसी पोटेंशियल पे था, इसका पोटेंशियल कितना है, वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरएल। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया यहाँ से यहाँ तक का, वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरएल, ठीक है ना। यस सर। ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया है। तो अभी यहाँ पर ये आईसी था, तो दिस इज सिंपली वी आउट, एंड वी आउट की वैल्यू कितनी है, वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरएल। ये मुझे इक्वेशन 2 मिल रही है, ये आउटपुट सर्किट को देख करके मैंने लिखा हुआ है। अब इस रिजल्ट को हमें यहाँ पर एनालाइज करना है कि ये जो रिजल्ट लिखे हैं, देखो स्विच का क्या मीन्स होता है, स्विच का मतलब है कि हम आउटपुट सर्किट में डायरेक्टली कोई भी इंटरफेरेंस ना करें, इनपुट सर्किट की हेल्प से हम आउटपुट को चेंज कर दें। ओके, जब हम इनपुट सर्किट को देख रहे हैं तो इनपुट सर्किट के अंदर हम कुछ चेंज करें, और इनपुट के अंदर चेंज करते हुए हम आउटपुट के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं, तो हम इसको बोल रहे हैं हमने स्विच की तरह यूज किया ट्रांजिस्टर को। कैसे कर रहे हैं, तो इनिशियली मैं बोल रहा हूँ, देखिए समझिएगा कि क्या हो रहा है। जब आप इनिशियली वी इन की वैल्यू बहुत स्मॉल लेंगे, बहुत स्मॉल लेने का मतलब है कि वी इन की वैल्यू आपको पता है कि आपको एटलीस्ट इतनी तो लेनी ही पड़ेगी जिससे कि ये एमीटर बेस्ड जंक्शन अनलॉक हो पाए, इतना तो लेना ही पड़ेगा एटलीस्ट। अगर आपने उससे भी कम ले रखा है, तो उससे कम लेने का मतलब है कि आप एमीटर बेस्ड जंक्शन को क्या बोलोगे कि ये फॉरवर्ड बाइज नहीं है, फॉरवर्ड बाइज नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, बाय डिफॉल्ट रिवर्स बाइज। तो अगर आपने एमीटर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बाइज कर रखा है, तो इन दैट केस आपको आईबी कितना मिलेगा, इस वाले ग्राफ को देखो ना, इस वाले ग्राफ को देखो भाई, अगर हमने यहाँ पर वीबी की वैल्यू बहुत स्मॉल, मतलब वीबी की वैल्यू जो थी 0.6 0.7 से भी कम है अगर, तो हमें पता है कोई इनपुट करंट नहीं होगा वहां पर। तो अगर हमने यहाँ पे ये जो बैटरी अप्लाई की है, बैटरी जो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर रखी है, इस बैटरी को देखें, तो अगर हमने बहुत 0 पोटेंशियल अप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो तो इस बैरियर पोटेंशियल से कम होगा ना, बोलो। यस सर। ओवरकम नहीं कर पाया, ये वाला जंक्शन लॉक है, ये जंक्शन लॉक है, तो आईबी कितना 0। एंड आईबी अगर 0 है, आईबी अगर 0 है, तो आपको ये ग्राफ मैंने दिखाया था कि जैसे जैसे आप आईबी को बढ़ाते हैं वैसे वैसे
ग्राफ में ऐसे चेंज आते हैं। आप जब आईबी को कम करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग भी तो ऐसा चेंज आएगा। ये 10 माइक्रो एम्पियर करस्पॉन्डिंग बनाया, अगर आप आईबी को 0 रखोगे तो आपको करंट कुछ ऐसा मिलेगा, ऑलमोस्ट 0। देन अगर आप 0 लोगे तो ये आपको ऐसा कुछ केस मिलेगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट होती थी ये। ओके, आप रिवर्स बायस जंक्शन से करंट फ्लो करा रहे हैं, मतलब रिवर्स करंट की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत स्मॉल होती थी। ओके, तो ऑलमोस्ट आईसीबी क्या है, 0 है। जब आईबी 0 तो आईसी 0, एंड आईसी अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर वी इन की वैल्यू बहुत स्मॉल ले रहे हैं, वी इन की वैल्यू बहुत स्मॉल ले रहे हैं, तो आईबी 0, आईबी 0 तो आईसी 0, आईसी 0 तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो वी आउट कितना, मैक्सिमम। बताइए यस सर। वी आउट कितना मिल रहा है आपको, मैक्सिमम मिल रहा है। तो हम अभी ये वाला डेटा जो है, इसको डेटा को लेकर के एक ग्राफ बनाते हैं। तो इनिशियली जब हम देखें, हमने वी इनपुट एंड वी आउटपुट दोनों के बीच का ग्राफ बना रहे हैं। तो जब हमने वी इनपुट को 0 लिया तो हमें आउटपुट मैक्सिमम मिला है। कितना मिला है, तो वीसीसी के इक्वल मिला है। समझ पा रहे हैं क्या, यस सर। वीसीसी के इक्वल मिल रहा है। देन अब जब हम जैसे जैसे देखिए एकदम क्लियरली दिख रहा है, जैसे जैसे हम अब हम वी इन को बढ़ाएंगे, तो वी इन को बढ़ाने का मतलब है कि आईबी बढ़ेगा, एंड आईबी अगर बढ़ेगा तो अभी हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा कि आईबी बढ़ाते जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे वीसी की सेम वैल्यू पर आपको आईसी भी ज्यादा मिल रहा होगा। तो आप अगर आईबी बढ़ाते जाएंगे तो आईसी भी बढ़ता जाएगा, एंड अगर आईसी बढ़ता जाएगा तो ये टर्म बढ़ता जाएगा, ये टर्म बढ़ता जाएगा तो वी आउट कम होने लगेगा। समझ पा रहे हैं? ओके, वी आउट Yes. कम हो रहा है लगातार, एंड वी आउट कम होने का यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है कि लीनियर ग्राफ मिल रहा है। हम जब इसको ड्रॉ करते हैं तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। एग्जैक्टली इस रिलेशन को जब हम डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल के लिए देखते हैं हमें ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब तक आपने, ये मैं कुछ वैल्यूज दिखा रहा हूँ आपको, देखिए जब तक आपने इनपुट वोल्टेज इतना लो अप्लाई कर रखा है कि यहाँ पर इस रेंज में, जब आप इनपुट वोल्टेज की इस रेंज को लेकर के चल रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग टू दिस इनपुट वोल्टेज VBE की वैल्यू डेफिनेटली 0.7 के अप्रोक्सीमेटली जो थी वहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल उससे कम रही होगी, एंड जब तक ये इससे कम रहा होगा तब तक VCC की जो वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट फुल थी, क्योंकि आईसी ऑलमोस्ट कितना था, 0 था। समझ पा रहे ना? तो इस केस में जो जब तक आपने स्टॉप बैरियर पोटेंशियल से कम पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है तब तक तो फॉरवर्ड बायस नहीं कहलाता है डायोड। डायोड की केस में मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो एमिटर बेस्ड जंक्शन है, ये डायोड, ये एमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस तो नहीं था। और अगर फॉरवर्ड बायस नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस्ड है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो बेस का पोटेंशियल हाई हो जाता है ना, बाय डिफॉल्ट सॉरी बेस का पोटेंशियल लो हो जाएगा इस केस में। तो अभी यहाँ पर ये क्या था, रिवर्स बायस्ड था, एंड दूसरा वाला जंक्शन तो रिवर्स बायस्ड है। तो दोनों ही जब रिवर्स बायस्ड है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों जंक्शन रिवर्स बायस्ड है तो कौन सी स्टेट है, कट ऑफ स्टेट। तो ये जो आपको इतना रीजन दिख रहा है, इस रीजन में आप बोलोगे कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में है। कहां पर है ट्रांजिस्टर, अभी कट ऑफ स्टेट में। समझ पा रहे हैं ना? अरे आवाज आ रही है? यस सर। देन फर्दर क्या किया मैंने, अब जैसे जैसे हम वी इन बढ़ा रहे हैं तो आईबी बढ़ रहा है, वीबी बढ़ रहा है, आईबी बढ़ रहा है, आईबी बढ़ रहा है लगातार। तो आईबी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आईसी लगातार बढ़ रहा है, आईसी लगातार बढ़ रहा है, तो वी आउट लगातार कम होता जा रहा है। कम होते 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 देखिए जैसे ही यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज इतना अप्लाई किया कि वीबी की जो वैल्यू है वो 0.7 वोल्ट को एक्सीड कर गई, वैसे ही एक जंक्शन एमीटर बेस्ड जंक्शन तो फॉरवर्ड वाइज हो गया। ओके, एंड कलेक्टर
एमिटर जंक्शन वो तो रिवर्स बायस था ही। तो एक जंक्शन अगर यहाँ पर देखें तो ये वाला केस आ गया है कि ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, ये वाला रिवर्स बायस्ड है। तो अब ट्रांजिस्टर किस स्टेट में आ गया है? एक्टिव स्टेट। तो अब ये एक्टिव स्टेट में चलने वाला है जब तक कि वो जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने अभी एक रीजन दिखा दिया है, लेट दिस इज द रीजन। इस रीजन के लिए जो आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया उसके करस्पॉन्डिंग VB जो बन रहा होगा वो 0.7 वोल्ट से ज्यादा बन रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं? तो 0.7 वोल्ट से जैसे ही ज्यादा हुआ होगा वैसे ही यहाँ पर एक जंक्शन रिवर्स, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। तो डायोड ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में आ गया है। अब देखो, मैं VBE को अगर मतलब V इनपुट को लगातार बढ़ाऊंगा अगर, तो V इनपुट को लगातार बढ़ाने का मतलब मैं इसी के अंदर चेंज करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैं लगातार अगर इसको बढ़ाता जाऊं, मैं यहाँ पर एक बहुत ही हाई बैटरी लगा दूं ऐसे, ऐसे, ठीक है, बहुत हाई वोल्ट बैटरी लगा। बहुत हाई बैटरी लगाने का मतलब ये जीरो पोटेंशियल पे था। एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट ये हो गया है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ भी वैल्यू ले ली मैंने जल्दी से समझने के लिए। लेट मैंने 100 वोल्ट ले ली, ये मैंने 50 वोल्ट ले ली। अब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, देखो बेस का पोटेंशियल और कलेक्टर का पोटेंशियल दोनों में से कौन सा हाई होगा इस केस में? बताओ, अरे बताओ, बेस और कलेक्टर में दोनों में से कौन हाई वोल्टेज पे होगा, कौन हाई पोटेंशियल पर होगा? अब जब आप Vin की वैल्यू को बहुत लार्ज ले लोगे और इतनी लार्ज ले लोगे कि वो VCC से भी ज्यादा हो गया, तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर कि अब क्या होने वाला है। अब तो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू हाई होने से बेस जो है वो हाई पोटेंशियल पर आ गया होगा और कलेक्टर के कंपेरेटिवली हाई पे आ गया होगा। बोलो। Yes, sir. यस सर। आवाज आ रही है मेरी? अगर बेस हाई पे आ गया है, कलेक्टर लो पे चला गया है, तो कलेक्टर यहाँ पर N टाइप है एंड बेस यहाँ पर P टाइप है। P टाइप हाई पे आ गया है, N टाइप लो पे चला गया है। ये तो N टाइप है, ये तो है ही लो पे। तो ये वाला जंक्शन कैसा? फॉरवर्ड बायस्ड। ये वाला जंक्शन भी कैसा? फॉरवर्ड बायस्ड। दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो गए हैं क्या? अरे बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। समझ पा रहे हैं ना? दोनों जंक्शन Yes, sir. फॉरवर्ड बायस्ड हो गए। एंड अगर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो गए तो इसका मतलब हुआ कि अभी इस केस के अंदर जब आपने दोनों ही जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड ले लिया, दैट आप भी इनको बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो एक स्टेट ऐसी आएगी जब दूसरा जंक्शन जो था वो भी फॉरवर्ड बायस्ड होगा। एंड अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया तो दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हैं। दोनों जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस्ड हैं, बताइए कौन सी स्टेट है यहाँ पर? ये वाला केस बन रहा है। कौन सी स्टेट आ गई? सैचुरेशन स्टेट आ गई। तो अब आप बोलोगे कि हमने यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर की स्टेट दिख रही है वो फर्दर कौन सी है? फर्दर यहाँ से इसके आगे सैचुरेशन क्या हो गया? अब ये सैचुरेशन स्टेट यहाँ पर आ गई। तो सैचुरेशन स्टेट में जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल मिल रही है। देखो अभी यहाँ पर एग्जैक्टली तो अब एग्जैक्ट यहाँ पर वो नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ कि किसी जनरल स्टेट में देखें तो V आउट की वैल्यू जो पहले हाई थी अब वो काफी लो हो गई है। तो जो हाई वैल्यू थी उसको ऑलमोस्ट फुल लेकर के चल रहे हैं, जो लो वैल्यू उसको ऑलमोस्ट जीरो लेकर के चल रहे हैं। तो हमने क्या किया? हमने इनपुट वोल्टेज को चेंज करते हुए आउटपुट पहले हाई था उसको हमने क्या कर दिया है? ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इनपुट को यूज करके हम आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। इसी मैकेनिज्म के बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि हम स्विच की तरह इसको यूज कर रहे हैं। स्विच का भी यही काम है, हम इनपुट की हेल्प से आउटपुट को चेंज कर पा रहे हैं। ओके, क्लियर है?